सो डियर फ्रेंड्स, आज कवर करेंगे भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो। और इसको मैं आपको पूरा का पूरा याद भी करवा दूंगा। जहां जहां से एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारी चीजें हम बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं। यहाँ तक कि पीसीएस लेवल तक भी ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। अगर आप पीसीएस का किसी स्टेट पीसीएस का भी एग्जाम देख रहे हैं तो ये वीडियो सेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और वीडियो के एंड में हम आपको एक प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि जो चीज आप पढ़ें एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिस तो कर लें। तो इसी वीडियो में आपको सारी चीजें मिलेंगी। मे बी वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो, लेकिन एक बात की गारंटी लेता हूं, अगर आपने वीडियो को देखा तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका हर एक डाउट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको इस वे में ये टॉपिक समझाने वाला। तो चलिए शुरू कर देते हैं। मेरा नाम है समीर कुमार, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन। तो देखिए, 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद जो पहला बंगाल का गवर्नर बनाया गया वो रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया, क्योंकि जो अंग्रेजों की नींव थी ना वो 1757 के प्लासी के युद्ध से भारत में पड़नी शुरू हुई। तो जब प्लासी का युद्ध इन्होंने जीता तो बंगाल पर इन्होंने कब्जा किया और रॉबर्ट क्लाइव को यहाँ का बंगाल का गवर्नर बनाया। फिर इन्होंने इस पद का नाम बदला, कई बार बदला। तो पहले बंगाल का गवर्नर कहलाया, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, फिर वायसराय नाम दे दिया गया इसी पद को, उसके बाद फिर से गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये किस कालावधि तक बनाया गया ये चीज जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो 1757 से 1772 तक के बंगाल का गवर्नर कहा गया। उसके बाद 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया और ये 1782 तक चला, और इसमें जो बंगाल का गवर्नर था इसको नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद 1833 में एक एक्ट पारित किया गया और इस बंगाल के गवर्नर जनरल को नाम दे दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। फिर 1857 की क्रांति हुई और 1858 से 1946 तक इस पद को वायसराय का नाम दिया गया। और फिर जब 1947 में देश आजाद हुआ तो 1947 से 1950 तक इस वायसराय के पद को समाप्त किया गया और यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या था, इस पद को गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। तो इतनी चीज आपको डेफिनेटली पता होगी, नहीं पता थी तो अभी इसको आप जान लीजिए। अब देखिए, सबसे ज्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रथम बंगाल का गवर्नर कौन था। तो ये रॉबर्ट क्लाइव था, 1757 में बना था। उसके बाद प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि 1772 में बने थे। ठीक है, और ये पहले 1772 में बंगाल के गवर्नर ही बने थे, लेकिन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। फिर प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये थे विलियम बेंटिंग, क्योंकि 1833 का जो एक्ट आया था उसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इस पद को कर दिया गया था। यानी पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, बाद में इसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद 1858 में एक एक्ट पारित किया गया और भारत के गवर्नर जनरल का जो पद था अब उसको वायसराय के नाम से जाना जाने लगा था। तो ये चीज अब यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए और ये हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था वहां से शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये रॉबर्ट क्लाइव है और बंगाल का पहला गवर्नर यही था। देखिए, सब प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल के नवाब थे, और अंग्रेजों के बीच में। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और रॉबर्ट क्लाइव को ही बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पहले यही पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, और रॉबर्ट क्लाइव को ही बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। इलाहाबाद की संधि याद रखना, ये 1765 में हुई थी। जब बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था ना, उसके बाद ही इलाहाबाद संधि हुई थी अंग्रेजों के बीच में और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच में ये संधि हुई थी, ये आपको याद रखना है। और शाह आलम तृतीय थे, शाह आलम द्वितीय थे, जो कि उस वक्त मुगल शासक थे, तो इनके बीच में संधि हुई थी 1764 में। ठीक है, तो ये आपको, लेकिन संधि 1765 में हुई थी, बक्सर की 1764 में हुआ। तो 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उस वक्त बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आपको बताना है रॉबर्ट क्लाइव था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव 2 बार बंगाल का गवर्नर बना। पहली बार ये 1757 से 1760 रहा, 60 में ये इंग्लैंड चला गया, फिर 65 में वापस आया और 65 से 67 तक फिर ये बंगाल का गवर्नर रहा था। एक ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि द्वैध शासन व्यवस्था किसने लागू की थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन व्यवस्था लागू की थी, जो कि 1765 से 1772 तक चली थी।
ठीक, अब ये द्वैध शासन व्यवस्था क्या आप सोच रहे होंगे, द्वैध शासन मतलब दो शासन। तो बंगाल के ऊपर दो लोगों का शासन चलता था, एक बंगाल के नवाब के चलता था और दूसरा बंगाल के गवर्नर का शासन चलता था। तो इसी को बोलते हैं द्वैध शासन व्यवस्था। फिर 1760 में जब रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड चला गया तो कुछ समय के लिए विलियम हॉलवेल को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था और इसके समय में ब्लैक होल घटना हुई थी। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है जिसमें कंप्लीट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को 35 टॉपिक्स में कैटेगराइज किया गया है। इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेज करके अपने एग्जाम्स में काफी बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ये ई बुक आपके एग्जाम्स को ध्यान में रख करके ही बनाई गई है। साथ ही हमने सामान्य विज्ञान की ई बुक भी लॉन्च कर दी है। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेरी होती है इन ई बुक्स के रिगार्डिंग तो वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद वेंसीटार्ट को 1760 से 1765 के बीच में बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। तो 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था इसी के शासनकाल में हुआ था। सीधा पूछा जाएगा कि बक्सर का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। वेंसीटार्ट इस वक्त बंगाल का गवर्नर था। अब आप कहेंगे सर अभी आप रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो 1765 में जो संधि हुई थी इलाहाबाद की, उस वक्त रॉबर्ट क्लाइव वापस आ गया था क्योंकि 65 से 67 के बीच में रॉबर्ट क्लाइव ही बंगाल का गवर्नर था। रिलेट करके आप याद रखिएगा, इस बक्सर के युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था जो कि 1764 में हुआ था। तीन लोगों इसमें तीन सेना एक तरफ थी और एक तरफ अंग्रेज थे। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। दूसरी साइड में कौन कौन थे, तो बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, ठीक है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे और मुगल जो सम्राट थे, मुगल शासक थे वो थे शाह आलम द्वितीय। तो तीनों ने मिल करके अंग्रेजी सेना के साथ में युद्ध किया था, लेकिन ये तीनों ही हार गए थे और इन्हें इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी और उस वक्त जो गवर्नर बन गया था वो बन गया था रॉबर्ट क्लाइव। इतनी चीज याद रखनी है। अब बात करेंगे वेरेलस्ट की, ठीक है। अब आप देखेंगे 65 से सीधा हम 67 पहुंच गए क्योंकि 65 से 67 के बीच में फिर से रॉबर्ट क्लाइव ही गवर्नर था, इसलिए अब हम सीधे 67 पे चलेंगे और बात करेंगे वेरेलस्ट की। तो इसी के शासन काल के दौरान प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से 69 के बीच में ही हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में। तो ये आपको पता ही होगा, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। टोटल 4 हुए थे, ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। कार्टियर की बात करते हैं तो 1769 से 1772 इनका शासनकाल था और इनके शासनकाल के दौरान 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। ऐसे इनसे रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा प्रश्न वॉरेन हेस्टिंग्स से आपको देखने के लिए मिलेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स ये 72 से लेकर के 85 तक के बंगाल के गवर्नर रहे थे। देखिए पहले ये बंगाल के गवर्नर रहे थे 1772 से 73 तक, उसके बाद 73 से 85 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। ये चीज आपको याद रखनी है। तो बोल सकते हैं कि बंगाल का आखिरी गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था और प्रथम गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग्स ही था। 1772 में इसने द्वैध शासन व्यवस्था को खत्म कर दिया था जो कि लगाई थी रॉबर्ट क्लाइव ने। इन्होंने खत्म कर दी थी क्योंकि ऊपर से आदेश आया था, ठीक है, मतलब इंग्लैंड से। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और इसके अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये आपको याद रखना होगा। 1774 में इसी एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और उस वक्त पहले सीजीआई बने थे एलिजा इम्फे। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 1774 में हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कोलकाता में। और पहले जो सीजीआई थे वो थे एलिजा इम्फे। और कौन सी घटना है जो रिलेटेड है वॉरेन हेस्टिंग से, इसी के शासनकाल में 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। पॉइंट याद रखिएगा। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गैजेट, द बंगाल गजट। इसका प्रकाशन भी इसी के शासनकाल में हुआ था। 1779 में जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा द बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था अंग्रेजी भाषा में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था, जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी की बेस पर इसको लाया गया था। उसकी कुछ कमियों को दूर किया गया था इस
एक्ट के अंदर। तो सिंपल डेट पूछी जाती है कि फिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, तो 1784 में आया था। वापस ब्रिटेन जाने पर इस पर महाभियोग चलाया गया था। याद रखिएगा, ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, ये जब वापस गया था इंग्लैंड, क्योंकि इसने यहाँ पर काफी सारे करप्शंस भी कर दिए थे, और जब ये गया वापस इंग्लैंड तो इसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। तो 1788 से 95 तक ये महाभियोग चला भी था, लेकिन बाद में इसको सारे दोषों से मुक्त कर दिया गया था। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है किसके ऊपर महाभियोग चला था, वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग चला था। बढ़ेंगे अगर हम अगले गवर्नर की तरफ, ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। 1786 से 93 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा मतलब जो आईएएस वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सिविल सेवा ही कहलाती है। आपको पता है बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और पुलिस सेवा के जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। बहुत ये प्रश्न पूछा जाता है। अब इसको आप याद रख सकते हैं, कॉर्नवालिस पुलिस, वलिस पुलिस, इस तरह से याद रख सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के 3 प्रमुख काम थे। सबसे पहले तो सिविल सेवा का जनक बोला जाता है, फिर पुलिस व्यवस्था और एक स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। सिंपल पूछा था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके शासनकाल से संबंधित है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल से संबंधित है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी, तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। और इसमें इस वक्त जो बंगाल का गवर्नर था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर जॉन शोर आए थे, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इसलिए हम इसको कवर नहीं करेंगे। फिर लॉर्ड वेलेजली, यहां से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेजली भारत के गवर्नर थे। इसे बंगाल का शेर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, बंगाल का शेर भी कहा जाता है। और सन 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसी के शासनकाल में हुई थी। प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं वेलेजली के, तो सहायक संधि की शुरुआत की थी वेलेजली ने। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध वेलेजली के ही शासनकाल में हुआ था। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, और बसीन की संधि। तो ये 4 चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसीलिए मैंने इन पॉइंट्स को कवर किया। इस वीडियो के अंदर सिर्फ वो ही पॉइंट्स कवर किए गए हैं जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वीडियो ध्यान से देखते रहिए, डेफिनेटली यहां से आपको एग्जाम्स में प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो क्या है ये सारी चीजें, थोड़ा हम डिटेल में कवर करते हैं। तो सहायक संधि क्या है, तो इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था। इस संधि को सबसे पहले हैदराबाद के शासक ने स्वीकारा था 1798 में। होता क्या था, ये क्या कहते थे, जो भी पड़ोसी राज्य होता था उससे कहते थे आप अपने यहाँ हमारी सेना को रख लीजिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो इनको मजबूरन रखना पड़ता था। अब इनका एक अधिकारी भी इनके दरबार में रहता था, और जो खर्चा वर्चा आता था सेना का, अधिकारी का, वो सब कौन वहन करते थे, ये शासक ही वहन करते थे। ये थी सहायक संधि। फिर बसीन की संधि क्या थी, तो ये संधि वेलेजली और मराठा शासक बाजीराव पेशवा के मध्य हुई थी, याद रखिएगा। फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टीपू सुल्तान मारे गए थे। तो 1799 में ये चौथा और आखिरी आंग्ल मैसूर युद्ध था, वेलेजली के शासनकाल में हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान जो है वो मारे गए थे। फिर आए थे सर जॉर्ज वारलो, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो हमें इतना ज्यादा कवर करने की जरूरत नहीं है। फिर लॉर्ड मिंटो की बात कर लेते हैं, तो ये ध्यान से सुनिएगा। लॉर्ड मिंटो ये सन 1809 में सिखों के शासक महाराजा रणजीत सिंह के साथ में अमृतसर की संधि हुई थी लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। याद रखिएगा, ये वो वाले लॉर्ड मिंटो नहीं है जो मार्ले मिंटो सुधार आया था सन 1909 में, ये वो वाले नहीं है। ये लॉर्ड मिंटो 1 बोलेंगे, और अगर मिंटो 2 आएगा तो मिंटो 2 वो है जो सन 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, वो वाले, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनको उनसे कंफ्यूज नहीं करना। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करते हैं। ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। वॉरेन हेस्टिंग्स हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है जो 1813 से 1823 तक के रहे थे। तो इनके शासनकाल के दौरान नेपाल का युद्ध हुआ था, अंग्रेज जिसमें जीत गए थे, और सन 1816 में सिंगोली की संधि या संगोली की संधि हुई थी। प्लस इन्होंने पिंडारियों को दमन किया था। पिंडारी क्या थे, तो महाराष्ट्र में हिंदू और मुस्लिम कुछ लड़ाके हुआ करते थे जिनको लुटेरों की संज्ञा दी जाती थी। इन्होंने अंग्रेजों को भी कई बार लूटा होगा, और इसीलिए इनका दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इन्हें पिंडारी कहा जाता था। कई सारे लोगों को इसमें, कई पिंडारियों को जो है फांसी की सजा भी हुई थी। विलियम बेंटिंग की बात करते हैं, तो 1828 से 1835 के बीच में विलियम बेंटिंग रहते। चार्टर एक्ट 1833 जब आया था तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल और
बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंक थे। याद रखिएगा, इनसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना और आखिरी बंगाल का गवर्नर, ये तो मैंने आपको बता दिया। प्रमुख कार्य कौन कौन से थे? तो राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया था इन्होंने, ठीक है। फिर ठगी प्रथा का अंत इन्होंने 1830 में किया था, और ये किसके माध्यम से किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ठगी प्रथा का अंत 1830 में इन्होंने किया था, कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था इसके लिए। याद रखिएगा, इस स्लीमैन का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बार बार आता है। भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी को बनाया गया था 1835 में। उच्च शिक्षा क्या मतलब, शिक्षा का माध्यम ही ना अंग्रेजी को बना दिया गया, तो याद रखिएगा। और नहरें, सड़कें और सुधार, कई सारे सुधार इन्होंने किए थे। उच्च शिक्षा से रिलेटेड अभी हम आगे एक एक्ट पढ़ेंगे, वहां से रिलेटेड मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए, चार्ल्स मेडकॉफ की बात करते हैं। 1835 से 36 तक मेडकॉफ रहे थे। इन्होंने प्रेस के ऊपर प्रतिबंध हटाया था, ठीक है। मेडकॉफ ने प्रेस के ऊपर प्रतिबंध, अब आप कहीं से लगाया किसने था? वेलेजली ने लगाया था। मैंने आपको बताया था प्रेस पर प्रतिबंध वेलेजली ने लगाया था। मेडकॉफ आए, इन्होंने हटा दिया, और इन्हें ही समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो मेडकॉफ का नाम आपको याद रखना होगा। ऑकलैंड आए थे, 36 से 42 तक रहे थे। कोई खास काम इनके है नहीं, तो पूछे नहीं जाते, तो इसलिए इनको कवर नहीं करेंगे। फिर हम एलन बरो की तरफ पढ़ेंगे, 42 से 44। इतने इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा दास प्रथा का अंत इन्होंने कर दिया था 1843 में, सन याद रखिएगा। और रविवार की जो छुट्टी सभी लोग एंजॉय करते हैं, वो शुरुआत एलन बरो ने ही की थी। 1842 से 44 के बीच में एलन बरो का शासनकाल रहा था। फिर बात करेंगे लॉर्ड हॉर्डिंग की। याद रखिएगा, ये लॉर्ड हॉर्डिंग है, ठीक है। ये एक हॉर्डिंग वो थे जो 1911 में आए थे, जिन्होंने बंगाल विभाजन रद्द किया था। वो हॉर्डिंग द्वितीय बोले जाएंगे, ये वाले हॉर्डिंग दूसरे हैं। तो ये 1844 से 48 के बीच में थे। इन्होंने नर बलि प्रथा का अंत किया था। वैसे प्रश्न नहीं पूछा जाता, यदा कदा आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, तो आपको याद रखना है। फिर लॉर्ड डलहौजी, सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी प्रमुख कार्य बहुत ज्यादा हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे का विकास लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 1853 में पहली ट्रेन 34 किलोमीटर बंबई से ठाणे के बीच में चली थी। संचार प्रणाली का विकास इसी के शासनकाल में हुआ था। पहले संचार सेवा आगरा से कोलकाता के बीच में शुरू की गई थी। 1854 में डाकघर अधिनियम पास हुआ था। इसके तहत डाक प्रचलन की शुरुआत भी हुई थी। सिविल सेवा पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई थी। देखिए, पहले सिविल सेवा जो परीक्षा थी उसके लिए ऐसी अपॉइंटमेंट होती थी, मतलब अंग्रेज लोग अपॉइंट करते थे, लेकिन बाद में इसमें सिविल सेवा परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत कर दी गई थी। और ये शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने ही की थी। और पहले आईएएस जो बने थे ना 1863 में, सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अब हड़प नीति की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है। किसने शुरू की थी? तो ये डलहौजी ने शुरू की थी। और सबसे पहले किसको हड़पा था? तो वो था सतारा। 1848 में सबसे पहले इन्होंने सतारा को मिलाया था अपने राज्य में। तो ये बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। भारत में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए सन 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था। ये वाला मैं बात कर रहा था, उच्च शिक्षा के लिए रिलेटेड है, ये वुड डिस्पैच, तो आपको याद रखना है। सन 1854 में ये वुड डिस्पैच आया था चार्ल्स वुड के द्वारा, जो कि उच्च शिक्षा में सुधार के लिए लाया गया था। इसका सन याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में आता है। तो ये हमने पढ़ लिया भारत का गवर्नर जनरल। अब हम बढ़ेंगे वायसराय की तरफ। तो देखिए, 1856 से 1862 तक रहे लॉर्ड कैनिंग। तो 56 से 57 तक तो ये भारत के गवर्नर जनरल कहलाए, लेकिन जब 57 का युद्ध हुआ था, उसके बाद जब 1858 में एक एक्ट पारित किया गया, उसके बाद इनको वायसराय की संज्ञा दे दी गई थी। तो याद रखिएगा, कैनिंग भारत का आखिरी गवर्नर जनरल और पहला वायसराय था। बहुत पूछा जाता है पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। पूछा जाता है जो 1857 की क्रांति हुई, उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बताना है, लॉर्ड कैनिंग था। तो 1857 का विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ था। इसके कारण भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था। अब प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो विधवा पुनर्विवाह 1856 में शुरू किया था लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह। राष्ट्रीय दंड संहिता यानी आईपीसी, इंडियन पिनल कोड की स्थापना भी इसने की थी 1860 में। व्यपगत का सिद्धांत
समाप्त कर दिया था लॉर्ड कैनिंग ने। शुरू किसने किया था? डलहौजी ने शुरू किया था, समाप्त लॉर्ड कैनिंग ने कर दिया था। इंडियन उच्च न्यायालय एक्ट पारित किया गया था, इसके तहत बंबई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। फिर लॉर्ड मेयो आए थे, लॉर्ड मेयो आए थे, ये 69 से 72 तक रहे थे, और इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इन्होंने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी, और 1872 में भारत की पहली जनगणना की शुरुआत भी मेयो ने ही की थी। किसने की थी? मेयो ने की थी। 1872 में अंडमान में लॉर्ड मेयो की हत्या उसी के शासनकाल में एक अफगान के द्वारा कर दी गई थी। अब आप इनको याद कैसे रख सकते हैं? तो लॉर्ड मेयो ने जनगणना की शुरुआत की थी, और इनकी जनगणना में से इन्हीं की गणना को खत्म कर दिया, मतलब इनका ही नंबर जनगणना से बाहर कर दिया था किसी अफगान मतलब ने इसकी हत्या कर करके। कहां पर हत्या की गई थी? अंडमान में इनकी हत्या की गई थी 1872 में। ऐसे रिलेट कर करके चीजें आप याद रख सकते हैं। फिर लॉर्ड लिटन की बात करेंगे। 1876 से 80 तक इनका शासनकाल था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लेकर के आए थे, बहुत पूछा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके जरिए इन्होंने बहुत कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे प्रेस के ऊपर। भारतीय शस्त्र अधिनियम लेकर के आए थे 1878 में, ठीक है, तो आपको याद रखना 1878 में लेकर के आए थे भारतीय शस्त्र अधिनियम, यानी कोई भी भारतीय शस्त्र रखने से पहले अब उसका लाइसेंस बनवाएगा, तो ये वहीं से शुरुआत हुई थी। लॉर्ड लिटन, ठीक है। अब बात करेंगे लॉर्ड रिपन की। लॉर्ड रिपन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी, है ना? क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छे काम किए थे, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को सबसे पहले इन्होंने खत्म कर दिया, जो कठोर प्रतिबंध लगाया था प्रेस के ऊपर, लॉर्ड लिटन ने, रिपन ने आकर के हटा दिया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी लॉर्ड रिपन ने की थी, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत की। अभी देखिए, हमने आपको यहाँ पर बताया है कि लॉर्ड मेयो ने 1872 में जनगणना की शुरुआत की, ये पहली जनगणना थी, लेकिन रेगुलर जो सेंसस है उसकी शुरुआत किसने की थी? 1881 में नियमित, यानी अब हर 10 साल में जनगणना होगी, तो ये शुरुआत किसने की थी? ये बहुत पूछा जाता है, तो लॉर्ड रिपन ने की थी, ठीक है। फिर 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया था, और 1882 में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हंटर कमीशन भी लाया गया था इन्हीं के शासनकाल में, और इल्बर्ट बिल, ठीक है, 1883 में इसी के शासनकाल में पारित हुआ था, और 1884 में अंग्रेजों द्वारा इस बिल के विरोध के कारण इन्होंने इस्तीफा ही दे दिया था। अब इल्बर्ट बिल का विरोध किया था तो इस्तीफा दे दिया गया था, तो याद रखना है इनके द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे। लॉर्ड डफरिन की बात करेंगे। 1884 से 88 के बीच में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल रहा था, और 1885 में मुंबई में एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा था। फिर बढ़ जाएंगे लॉर्ड कर्जन की तरफ। 1899 से सन 1905 के बीच में लॉर्ड कर्जन रहे थे। बंगाल का विभाजन करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। इसके बाद ये बहुत ज्यादा इनका विरोध भी हुआ था काफी ज्यादा, क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। कहा था कि प्रशासनिक का मतलब चीजें सही चले, हम अच्छे से चीजों को मैनेज कर पाए, लेकिन नहीं, मेन काम था मतलब बंटवारा करना, मतलब फूट डालना मेन कारण था लॉर्ड कर्जन का, इसलिए इसने 1905 में बंटवारा किया था बंगाल का, बहुत पूछा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन ने की थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पास किया था। सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, ये कुछ अच्छे काम भी इन्होंने किए थे, लेकिन कुछ काम इन्होंने बुरे किए थे। सबसे बुरा तो बंगाल का विभाजन ही कर दिया था इन्होंने। उसके बाद आए थे लॉर्ड मिंटो, ये 1905 से 1910 तक रहे थे, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1806 में ढाका में हुई थी, आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी। और कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, और ये आपको याद रखना 1907 का सूरत अधिवेशन। फिर मार्ले मिंटो जो है सुधार आया था, मार्ले मिंटो सुधार आया था, ये 1909 में आया था लॉर्ड मिंटो के ही शासन काल में, ठीक है। अब हम आएंगे लॉर्ड हार्डिंग की तरफ, क्योंकि ये 1910 से 1916 तक रहे थे, और बंगाल विभाजन को इन्होंने रद्द कर दिया था 1911 में, ये आपको याद रखना है। और भारत की राजधानी कलकत्ता से इन्होंने दिल्ली ट्रांसफर की थी। 1911 में इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, और 1912 में इन्होंने ट्रांसफर कर दी थी। 1911 में ही दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और इसी वक्त यहाँ पर दिल्ली को राजधानी बनाने की अनाउंसमेंट भी किया गया था। दिल्ली को राजधानी 1911-12 में बनाया गया था, याद रखना है, कलकत्ता से ट्रांसफर किया गया था। फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड ये 1916 से 1921 तक रहे थे, और इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था? तो रॉलेट एक्ट आया था 1919, इसे काला कानून कहा जाता था। किसी भी भारतीय को
शक के भी आधार पे उठा ले जाते थे, ठीक है, बिना अपील बिना दलील का ये कानून था। इसे काला कानून कहा जाता था। रॉलेट एक्ट था सन 1919 में, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में आया था। फिर एक सैडलर आयोग आया था 1917 में, ये किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कौन कोई भूल भी नहीं सकता, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फिर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी इन्हीं के शासनकाल में, 1919 1920 भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है। और इस खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था। इसी के शासनकाल में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन सन 1920 में शुरू किया था। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फिर आते हैं लॉर्ड रीडिंग की तरफ, 21 से लेकर के 26 तक शासनकाल था। चौरी चौरा कांड जो है 4 फरवरी सन 1922 को हुआ था गोरखपुर में। इसमें एक पुलिस थाने में कुछ क्रांतिकारियों ने आग लगा दी थी, ठीक है, याद रखना है। और फिर काकोरी कांड हुआ था सन 1925 में। अभी इसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है यूपी सरकार के द्वारा। काकोरी यूपी के अंदर ही है, ठीक है। और भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी। अभी हमने आपको बताया था लॉर्ड डलहौजी ने सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की थी, लेकिन वो इंग्लैंड में होती थी भाई साहब। लेकिन अब लॉर्ड रीडिंग आए थे तो इन्होंने भारत के ही अंदर सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कर दी थी। यानी अब सिविल सेवा की परीक्षा के लिए लोग भारत में ही परीक्षा दे सकते थे। ये लॉर्ड रीडिंग ने शुरू किया था। लॉर्ड डफरिन की बात कर लॉर्ड इरविन की बात करते हैं। डफरिन तो हो गया, लॉर्ड इरविन की बात करते हैं। ये सन 1926 से 31 तक रहे। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। क्यों आया था? ये भारत का मतलब जो संविधान था उसको बनाने के लिए आए थे। तो इसमें हुआ क्या था, इसका विरोध बहुत ज्यादा हुआ था। विरोध हुआ था, कारण भी था। इसमें 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में, और सातों के सातों अंग्रेज थे। तो भारतीयों का कहना यही था कि भैया तुम हमारे लिए संविधान बनाने की बात कर रहे हो और उसमें सारे के सारे अंग्रेज हैं। जब तुम हमारी समस्याओं के बारे में सही जानते नहीं, उसमें कोई भारतीय ही नहीं है, तो तुम क्या ही बनाओगे, ठीक है। तो उसके बाद इसका विरोध किया गया था। तो आपको याद रखना है साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की सिर पर लाठी लगने से मृत्यु भी हो गई थी, क्योंकि लाठी चार्ज के दौरान उन्हें लाठी लग गई थी। याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन सम्मेलन जो था सन 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, और ये भी इरविन के शासनकाल में हुआ था। और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था सन 1930 में। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। फिर लॉर्ड वेलिंगटन, अच्छा एक और याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये गांधी इरविन समझौता हुआ था क्योंकि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इरविन चाहते थे, अंग्रेज सरकार चाहती थी कि गांधी जी पार्टिसिपेट करें। तो 1931 में इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था, और गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया था और चले गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने। तो गांधी इरविन समझौता सन 1931 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। फिर आए लॉर्ड वेलिंगटन, भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया था। इसके प्रमुख बिंदु याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस अधिनियम में 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था इसमें लागू की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के एग्जाम में पूछा गया था यही प्रश्न। इसके तहत एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, अच्छा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई 1935 में बनाई गई थी। इसी के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत 1935 वाला। फिर लिनलिथगो, ये 1936 से 1943 तक, 1940 में इंग्लैंड में विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री बने थे। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रधानमंत्री गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया था। ये लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था, किस उतने टाइम जो है वायसराय कौन था? तो उतने टाइम वायसराय जो था वो लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है। द्वितीय वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1939 से 45 के बीच में, और इसी समय लॉर्ड लिनलिथगो, ये कौन था? ये था वायसराय। इसी शासनकाल में शुरू हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगस्त प्रस्ताव 1940 था, 42 नहीं था, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लॉर्ड वेवेल की बात कर लेते हैं। लॉर्ड वेवेल ये 44 से 47 तक था। 1945 में शिमला समझौता का आयोजन किया गया था। इसमें कई सारी राजनीतिक पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया था। 1945 में शिमला समझौता, डेट याद रखिएगा। 1946 में इंग्लैंड में प्रधानमंत्री एटली बने थे, और एटली ने ही भारत को स्वतंत्र करने का अनाउंसमेंट किया था।
कैबिनेट मिशन भी इसी के शासनकाल में आया था। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। फिर बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन की, ये अंतिम वायसराय था भारत का। सिंपल प्रश्न यही पूछा जाता है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 से 48 तक था। लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में भारत आजाद हुआ था। स्वतंत्रता के बाद वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया था और फिर से गवर्नर जनरल का पद अपनाया गया था। और याद रखना, अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की आजादी के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? हाँ, पहला गवर्नर जनरल जो था आजादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि आजादी के बाद भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो अब आपको बताना है सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी आजादी के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल और आखिरी गवर्नर जनरल थे। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये सब पद ही समाप्त कर दिया गया था। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जैसे आजाद देश आजाद हुआ तो वायसराय के पद को खत्म करके गवर्नर जनरल का पद लाया गया और लॉर्ड माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चीज का काफी ज्यादा विरोध हुआ कि भाई देश आजाद हो गया, अब तुम काहे बन रहे हो गवर्नर जनरल। उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बने। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और ये आखिरी गवर्नर जनरल थे क्योंकि उसके बाद ये पद ही समाप्त कर दिया गया था। तो ये थे सारे के सारे गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन, वाइसराय से रिलेटेड क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। शॉर्ट प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा लेते हैं, 15 क्वेश्चन का है और आप देखिए आपने कितने अच्छे से वीडियो को देखा है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कब? 1833 में जो एक्ट पारित किया गया था उसके बाद ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये चीज मैंने आपको बता दी। अच्छा, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रिवीजन कर लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव था, 1757 में बना था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था, क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, तो उसके बाद ही तो वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। भारत का पहला वायसराय कौन था? कैनिंग था। कौन था भारत का पहला वायसराय? कौन था? क्योंकि 1858 के जब एक्ट पारित हुआ था तो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की संज्ञा दे दी गई थी, है ना? आपको याद होगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था, मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो सी राजगोपालाचारी आपको बताना है। स्वतंत्र भारत के अंतिम और पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। क्लियर है? बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव अगर देखें तो 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक है, और लॉर्ड क्लाइव ही जो था ये बंगाल का पहला गवर्नर था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव नहीं, रॉबर्ट क्लाइव बोलेंगे इसको। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, मतलब रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। 30 जून सन 1757 में हुई प्लासी की लड़ाई की में विजेता अंग्रेजी सेना रही थी और नेतृत्वकर्ता रॉबर्ट क्लाइव था। और युद्ध के बाद बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी। यहीं से शुरुआत हुई थी, धीरे 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 पैर पसारते चले गए और पूरे देश पर इन्होंने कब्जा कर लिया। शुरुआत यहीं से हुई थी। फिर प्रश्न नंबर 3 है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आई थिंक 1784 में हुई थी। और उस वक्त कौन था? उस वक्त था वॉरेन हेस्टिंग्स। कहाँ है वॉरेन हेस्टिंग्स? ये है हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स इस वक्त क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी? ये जितने भी प्रश्न है ना, ये मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर। रॉबर्ट क्लाइव ने ही ये द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली के जनक ही रॉबर्ट क्लाइव को बोला जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली थी इसको खत्म कर दिया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। निम्न में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? अभी मैंने आपको बताया कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। ये है वॉरेन हेस्टिंग्स और इन्होंने ही द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश शासन की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में हुआ था? जब 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तो लॉर्ड हार्डिंग ने अनाउंसमेंट किया था कलकत्ता से दिल्ली को दिल्ली बनाने की राजधानी। ठीक है, तो याद रखना कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की गई थी राजधानी लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में।
अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? देखिए मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड वेलेस्ली की संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य था वो था हैदराबाद। कौन सा था? पहला राज्य पूछा जाए तो वो हैदराबाद था। लेकिन अगर पहले मराठा शासक की बात की जाए तो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। ठीक है, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, दोनों ही आपको यहाँ पर याद रखने हैं। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सहायक संधि को किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? वेलेस्ली, है ना, वेलेस्ली के शासनकाल में ही सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया था। सहायक संधि 1798 में प्रारंभ हुई थी और सबसे पहले ये हैदराबाद के निजाम ने मतलब स्वीकार की थी। प्रश्न नंबर 9 है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंग्ल नेपाल जो युद्ध है ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये विलियम बेंटिंक नहीं हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स, हाँ लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में ये आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, आपको याद रखना है। और इसमें सुगौली या संगौली की संधि हुई थी, ये सन 1815-16 में हुई थी, 1815-16 में हुई थी, 1816 में हुई थी। अगला प्रश्न है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? ठगों के दमन से मैंने आपको बताया था ये विलियम बेंटिंक के शासनकाल की बात है और 1830 की बात है। विलियम बेंटिंक ने कैप्टन स्लीमैन को अपॉइंट किया था ठगी दमन के लिए। तो आपको याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। लगभग 1500 लोग बंदी बनाए गए थे, अनेक ठगों को फांसी और आजीवन कारावास दिया गया था और सन 1837 के अंततः मतलब इस तरह के ठगों का दमन कर दिया गया। 1837 तक दमन कर दिया गया, शुरुआत 1830 से की गई थी, 37 तक पूरी तरीके से दमन कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, सन 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो उस वक्त लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, जिन्होंने राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा पर अंत मतलब ये प्रतिबंध लगा दिया था। वही चीज लिखी हुई है मैंने। प्रश्न नंबर 12 है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी ने जब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स शुरू किया था तो सबसे पहले शिकार जो बना था वो सतारा बना था। कौन बना था? सतारा बना था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में आया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आया था, याद रखिएगा। विधवा पुनर्विवाह जो है वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आया था। तो ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग के समय सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे? लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल से, जो कि 1858 में भारत के पहले वायसराय बने थे। ठीक है, क्या बने थे? वायसराय। और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। और ये रहा हमारा आज का लास्ट प्रश्न, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी तो किसकी शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो ने शुरू की थी सन 1872 में, प्रथम जनगणना भारत में शुरू की थी। और लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना सन 1881 में शुरू की थी। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको एकदम क्लियर होगी। तो 1872 में देखिए मैंने मेंशन भी कर दिया है कि प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो ने कराई थी और 81 में रिपन ने कराई थी, नियमित जनगणना शुरू की थी। तो ये थे आज के सारे गवर्नर जनरल वायसराय से रिलेटेड क्वेश्चन। एक प्रश्न आपको देकर के जा रहा हूँ, इससे जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासन काल में हुआ था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। वीडियो कैसा लगा इसका अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।